हेलो एवरीवन, कैसे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और बढ़िया से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। आज हम लेकर आने वाले हैं अगली क्लास हमारी। कल हमने वंशानुक्रम के बारे में पढ़ा था और एंड हमने किया था वंशानुक्रम के सिद्धांत पर, है ना। वो हमारे रह गए थे, तो आज हम उसको कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। वंशानुक्रम के सिद्धांत में सबसे पहले आते हैं अपने, पहले अपन वंशानुक्रम की देख लेते हैं। इन्होंने ये बनाया हुआ है पिक्चर, ये जो इन्होंने एक ग्राफ टाइप में बनाया हुआ है, इसको देख लेते हैं कि वंशानुक्रम है ये किन किन चीज़ों को प्रभावित करता है। आपके सामाजिक स्थिति, है ना, मूल प्रवृत्ति, शारीरिक लक्षण, बुद्धि, प्रजाति की श्रेष्ठता, चरित्र और बुद्धि और व्यावसायिक योग्यता, ये सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, वंशानुक्रम से ये सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं क्या होगा क्या नहीं। आगे देखेंगे लैमार्क का सिद्धांत देखेंगे। पहला सिद्धांत आता है लैमार्क का सिद्धांत। ठीक है, ये बच्चा मुझे कुछ कुछ अजय सर जैसा क्यों लग रहा है, ये वाला मेरी नजर गई इसमें, अजय शर्मा सर है ना, कुछ कुछ मुझे उनके जैसा लग रहा है ये। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। लैमार्क का सिद्धांत देखते हैं। लगे आप लोगों को भी लग रहा हो तो कमेंट करना जरूर से, है ना, लग रहा है कि नहीं लग रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं हम। लैमार्क का सिद्धांत, ठीक है, इसे अर्जित गुणों का हस्तांतरण का सिद्धांत भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? अर्जित गुण। ठीक है, लैमार्क का सिद्धांत को अर्जित, ठीक है, अर्जित मतलब क्या होता है? अर्जित मतलब कोई चीज ग्रहण करना, लेना, है ना। और ले मतलब अपन कहते हैं ना, लेना, ले, तो यहीं से पता चल रहा है कि ले, है ना, ले लेना, है ना। तो ले से ही आपका क्या हो रहा है? अर्जित गुण, अर्जित गुणों का हस्तांतरण ही ऐसे अर्जित गुणों का हस्तांतरण भी कहते हैं। जिराफ का उदाहरण देते हुए लैमार्क ने बताया कि इस पशु की गर्दन पहले बहुत कुछ घोड़े जैसी थी, मतलब पहले घोड़े जितनी लंबी थी इसकी गर्दन। यह पेड़ों की पत्तियां खाकर जीवन निर्वाह करता था। ठीक है, इससे जब पेड़ों के नीचे का भाग पत्तियां समाप्त हो गई तो ऊंचे भाग से पत्तियां तोड़ने के प्रयास में गर्दन पर खिंचाव पड़ता रहा, जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी जिराफ की गर्दन लंबी होती रही और अंततः इनकी गर्दन लंबी हो गई। ठीक है, समझ में आया कि मतलब पहले जो इसकी ये जिराफ है, इनकी घोड़े जैसी गर्दन होती थी। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा कि इन्होंने नीचे की पत्तियां खाई, थोड़ी ऊपर करके, थोड़ी कम थी। अब नीचे की पत्तियां खत्म हो गई और ऊंचा मुंह करके खाने लगे तो और लंबी हो गई, और ऊपर की पत्ती खाई तो और ऊपर की खाई तो और, ऐसे कर करके इनकी गर्दन जो है इतनी लंबी हो गई। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? लैमार्क का सिद्धांत। और लैमार्क के सिद्धांत की ट्रिक हमने क्या बनाई है? ले से, लेना मतलब लेना, और लेने का मतलब क्या होता है? अर्जित करना। तो अर्जित गुणों का हस्तांतरण, क्या पीढ़ी दर पीढ़ी अर्जित गुणों का हस्तांतरण क्या हो जाता है? आपका लैमार्क का सिद्धांत। आगे देखेंगे, अब होता है वंशानुक्रम के प्रमुख नियम। देख लेते हैं वंशानुक्रम के प्रमुख नियम क्या है। पहला आता है प्रत्यागमन का सिद्धांत। ठीक है, कौन सा? प्रत्यागमन का सिद्धांत। यह एक मेंडल के तीसरे नियम पर आधारित है। ठीक है, यह एक मेंडल के तीसरे नियम पर आधारित है, अर्थात कभी कभी संतान माता पिता के विपरीत गुणों वाली हो जाती है। ठीक है, माँ बाप बहुत इंटेलिजेंट है, गवर्नमेंट जॉब में है, और बच्चा जो पता चला बिल्कुल बैक बेंचर है, बिल्कुल उसमें पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा भी कभी कभी हो जाता है। या माँ बाप बिल्कुल ही बोलते हैं अंगूठा छाप होते हैं, बच्चा बहुत ब्रिलियंट होता है। तो ये क्या हो जाता है? आपका प्रत्यागमन। गमन मतलब क्या होता है? जाना, है ना, चले जाना। गमन हो गया, गायब हो गया। तो गमन का मतलब ये होता है माता पिता के जो गुण है वही गमन हो गए, गायब हो गए, है ना। तो ऐसे आप लोग याद रख सकते हो। ठीक है, प्रत्यागमन यानी प्रत्यय मतलब मतलब विपरीत, पराया। तो पराय हो मतलब विपरीत होकर जाना, है ना, ये प्रत्यागमन हो जाएगा। तो नाम से ही क्लियर हो रहा है प्रत्यागमन का सिद्धांत मतलब माता पिता के गुणों से बच्चे का अलग निकल जाना क्या कहलाएगा? आपका प्रत्यागमन का सिद्धांत। ठीक है, आगे चलने के लिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हाँ जी, आगे आ गए अपन। प्रत्यागमन का सिद्धांत अपन ने देख लिया। अब आता है अर्जित गुणों का नियम। ये तो अभी अपन ने पढ़ा था, फिर से देख लो कि यह लेमार्क का सिद्धांत है। वातावरण द्वारा अर्जित गुण अगली पीढ़ी को जीन्स के माध्यम से वितरित होते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है जैव
सांख्यिकी का नियम। अच्छा, जो जितने भी नियम आते हैं ना, ध्यान देना एक बात कि उनके नाम में ही उनका अर्थ छुपा होता है, थोड़ा सा अपन को ढूंढना पड़ता है और वही ट्रिक बन जाती है आराम से। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहे हैं, जैव सांख्यिकीय का नियम। यह फ्रांसिस गाल्टन का सिद्धांत है। किसका है? फ्रांसिस गाल्टन का सिद्धांत है, जिसके अनुसार एक संतान को माता पिता, दादा दादी, परदादा परदादी तथा शेष पूर्वजों से क्रमशः 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 गुणों की प्राप्ति होती है। यह गाल्टन का सिद्धांत है या जीव गणना सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, अब देखो सांख्यिकी की बात हो रही है, संख्याओं की बात हो रही है, और यहाँ पे बटे में संख्याएं ही तो दी हैं, है ना। तो ये आपकी ट्रिक बन गई है यही। ठीक है, जैव सांख्यिकी यानी माता पिता के, दादा दादी के, परदादा परदादी और उनके भी पूर्वजों के गुण 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, ये बटे में संख्याएं दी दी और सांख्यिकी का नियम पूछा है, जैव सांख्यिकी। ठीक है, तो ये भी है कि ये ट्रिक बन गई। तो अब तो नहीं भूलोगे ना कि अपन ने जैसे ही बोलेगा कि जैव सांख्यिकी का नियम क्या है, तो आपको संख्या याद आ जानी चाहिए, 1/2, 1/4 ऐसी, है ना, तो याद आ जाएगी अपन को। आगे देखेंगे, आगे है आपका समानता का नियम। समानता का नियम नाम से ही क्लियर हो रहा है, समानता, है ना। तो क्या बोल रहा है, इस नियम के अनुसार जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही उनकी संतान होती है। तो समानता है तो नाम से क्लियर हो रहा है। उदाहरण, माता पिता बुद्धिमान तो लड़का बुद्धिमान, मंद बुद्धि माता पिता का मंद बुद्धि बच्चा, है ना। और बीमारी, मधुमेह, जैसे किसी को मधुमेह है तो उनके बच्चों को भी मधुमेह होगा यानी डायबिटीज होगी। तो ये क्या है, समानता का नियम है। ठीक है, आगे देखेंगे विभिन्नता का नियम। अब विभिन्नता आ गई। इस नियम के अनुसार बालक अपने माता पिता के समान ना होकर कुछ भिन्न होता है। प्रतिपादक कौन है? डार्विन तथा लेमार्क थे। ठीक है, डार्विन और लेमार्क थे। उदाहरण, पिता के सर पर बाल नहीं थे, बच्चे के सर पर बाल उगना। ठीक है, ठीक है, ये आपका हो गया। देखो प्रत्यागमन का भी सिद्धांत वही है ना। प्रत्यागमन का भी सिद्धांत इससे मिलता जुलता है और ये विभिन्नता का नियम है। लेकिन देखो एक कॉमन चीज है, ठीक है, तो दोनों में ही क्या है, दोनों में ही माता पिता से बच्चे अलग निकल रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ कॉमन है। बाकी विभिन्नता का नियम और आपके प्रत्यागमन का नियम जो है लगभग लगभग सेम है। ओके, आगे बढ़ेंगे। ये फिर से आ गया प्रत्यागमन। इस नियम के अनुसार बालक अपने माता पिता के विपरीत गुण पाए जाते हैं। उदाहरण, वकील का बेटा डॉक्टर, किसान का, क्या बोल रहा है ये। उदाहरण, वकील का बेटा डॉक्टर, किसान का बेटा कलेक्टर। अच्छा अच्छा, ये बोलना चाह रहा है कि वकील का बेटा डॉक्टर हो जाता है, किसान का बेटा कलेक्टर बन जाता है। ये क्या हो रहा है, आपके प्रत्यागमन का सिद्धांत हो रहा है। अच्छा, एक और चीज़ इसमें नोट करना, यहाँ पे अपन ने भी देखा था ना पिछली बार, विपरीत, है ना, विपरीत नियम। ठीक है, अभी देखो ये अपन ने पीछे देखा था, थोड़ा सा देखना, विभिन्नता का नियम है ना, विभिन्नता का नियम देखा था। इसमें ये जो हो रहा है ना, इसमें मतलब शरीर से, बॉडी से रिलेटेड विपरीत हो रही है बातें। जैसे पिता के सिर पर बाल नहीं थे, बच्चे के सिर पर बाल थे। तो ये कैसा हो रहा है कि मतलब बॉडी से रिलेटेड चेंजेस हैं। जैसे पिता की, माता की दोनों की नाक चपटी है लेकिन बच्चे की चपटी नाक नहीं है। तो ये क्या हो रहा है, ये विपरीत विभिन्नता का नियम हो रहा है ना। और व्यवहार में अगर चेंजेस हैं तो वो क्या आ जाएगा, आपका प्रत्यागमन कहा जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग। ओके, आगे देखेंगे अपन बीजमैन का सिद्धांत। अब ये बीजमैन क्या बोल रहे हैं, ध्यान से देखेंगे सुनेंगे। इसके अनुसार बालक को जो बीज कोश अपने माता पिता से मिलना है, यह अगली पीढ़ी को हस्तांतरित कर देता है। यह प्रक्रिया चलती रहती है। उदाहरण, पिता लंबा तो पुत्र भी लंबा, पुनः पुत्र का पुत्र भी लंबा होता है। समझ में आ गया। अब बीज मैन से ही क्लियर हो रहा है कि बीज, अपन कहते हैं ना, जैसा बीज होता है वैसा बच्चा होता है। बोला जाता है ना, कहावत है कि जैसा बीज है वैसे तो बच्चा होगा, है ना। मतलब पिता में जो गुण होंगे वो बच्चे में भी आएंगे, है ना। जैसे पिता लंबा है तो जो बच्चा है वो भी लंबा ही होगा, उसका बच्चा भी लंबा होगा, उसका बच्चा भी लंबा होगा। पीढ़ी दर पीढ़ी जो है बीज जो है ट्रांसफर हो रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, आपका बीज मैन का सिद्धांत। ओके, इसमें क्या बोला है, जॉन, अब अगला आता है अपना जॉन ग्रेगर मेंडल का नियम। ओके, चलो क्या देख रहे थे हम लोग, जॉन ग्रेगर मेंडल का नियम। ठीक है, मेंडल है, ये मेंडल लिखा हुआ है इसमें, मेंडल है ये भाई, मेंडल, बिंदी लगेगी यहाँ। ठीक है, तो जॉन ग्रेगर मेंडल का नियम क्या बोल रहा है,
सन 1866 में ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक ग्रेगर जॉन मेंडल के प्रयोग के परिणाम स्वरूप यह ज्ञात हुआ कि माता पिता के गुण उनकी संतानों में किस प्रकार स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, सभी जीवधारियों में कुछ विशेष लक्षण होते हैं जो संतानों में उनके माता पिता में पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचते रहते हैं। संतानों में माता पिता से प्राप्त इस प्रकार के गुणों को पैतृक गुण या आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, ये भी आपके समानता के नियम के अकॉर्डिंग ही है, लेकिन देखो नाम अलग अलग हो जाते हैं और उनके जो खोज करता है वो थोड़े से चेंज हो जाते हैं, बाकी कई चीज़ें सेम है। वंशानुक्रम में कितना आप डिफरेंस ढूंढोगे भाई। 17 तरह के वैज्ञानिक हैं, है ना, वो रिसर्च करके एक ही निकाल पाएंगे, या तो माता पिता के समान होते हैं या तो माता पिता के डिफरेंट होते हैं, है ना, अलग होते हैं। लेकिन वो अपना क्या है, एक नाम छोड़ देते हैं कि ये मैंने कहा है ना। जैसे प्रत्यागमन का हो गया, विभिन्नता का नियम हो गया, बात उसमें एक ही कर रहे हैं लेकिन उनने थोड़ी सी बात को घुमा के बोल दिया और अपना नाम दे दिया, तो अपन को मुसीबत दे गए हालांकि, लेकिन वो कहना एक ही बात चाह रहे हैं। ठीक है, तो अपन को नाम बस उनके याद रखने हैं, कई चीज़ें सेम है ना। अब जैसे ये बोल रहे हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है माता पिता से प्राप्त गुण, पैतृक गुण भी बोलते हैं इसे, और आनुवंशिक गुण भी बोलते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। मनुष्य में रतौंधी, वर्णांधता, गंजापन, घुंघराले बाल, नीली भूरी आंखें, बीज तथा बीज रहित अमरूद, कांटे व बिना कांटे वाला गुलाब आनुवंशिक लक्षण है। ठीक है, संतानें पूर्ण रूप से माता पिता के समान नहीं होती, इनमें कुछ न कुछ विभिन्नता पाई जाती है। उदाहरण के लिए एक ही माता पिता की संतानें परस्पर समान नहीं होती हैं। ठीक है, यद्यपि उनमें प्रगति की मौलिक विशेषताएं सदैव विद्यमान रहती हैं, किंतु किसी भी दशा में दो संतानें बिल्कुल एक समान नहीं होती हैं। इनमें आकार, स्वरूप, रंग, स्वभाव व बुद्धि की विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ये विभिन्नताएं आनुवंशिक व वातावरणीय दोनों होती हैं। जीवों की आनुवंशिक समानताओं एवं विभिन्नताओं का ज्ञान कराने वाली जीव विज्ञान की शाखा को आनुवंशिकता या आनुवंशिकी कहते हैं। ठीक है, आनुवंशिकता के कारण ही प्रजाति अस्तित्व में रहती है। ठीक है, तो ये बोलना चाह रहे हैं कि माता पिता के गुण जो है बच्चों में आते तो हैं, लेकिन एक उनमें कुछ ना कुछ असमानता ज़रूर पाई जाती है। दो भाई बहन एक जैसे नहीं होते हैं, या तो उनमें रंग रूप में अंतर होगा या तो उनके स्वभाव में अंतर होगा। और ये बात बिल्कुल सही है, माता पिता भले सेम है लेकिन उनमें बहुत डिफरेंस होता है। मेरे अपने बच्चों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है ना। एक को थोड़ा कम गुस्सा आता है, एक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, एक को मीठा पसंद है, एक को नमकीन पसंद है ना। एक जो है शर्मीले स्वभाव का है, दूसरा बहुत तेज है कि किसी से भी लड़वा दो लड़ने को तैयार है। तो हैं हम पेरेंट्स उन बच्चों के एक ही, लेकिन फिर भी बच्चे डिफरेंट हैं, क्योंकि आपकी जो पिछली से पिछली पीढ़ी है ना, उनके दादा हो सकते हैं एक तेज, मतलब उनका गुण आ गए हो जिसकी वजह से एक बच्चा तेज हो गया, एक बच्चा थोड़ा सा वैसा है ना। कई चीज़ें होती हैं, तो मतलब ये पीढ़ी दर पीढ़ी जब ट्रांसफ़र होती है ना, तो बच्चे में डिफरेंस आ जाते हैं, सेम नहीं हो सकते, है ना। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि बच्चे का चेहरा भी सेम है, आँखें भी सेम है, व्यवहार भी सेम है, सब कुछ ही सेम है, तो ऐसा नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ डिफरेंस उनमें होगा। ठीक है, तो वो ये मेंडल साहब बोलते हैं। आगे देखेंगे। ठीक है, अस्तित्व में बनी रहती है। आगे है, वर्ष 1905 में विलियम बैटसन, कौन है, विलियम बैटसन ने अनुवांशिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अनुवांशिक का नियम दिया था मेंडल ने, लेकिन शब्द का प्रयोग किसने किया था, बैटसन ने, विलियम बैटसन। ठीक है, विलियम बैटसन ने कहा था। अपने गिरजाघर के बगीचे में इन्होंने मटर की कई किस्में उगाई। ठीक है, मतलब इनका गिरजाघर यानी चर्च जो था, उसके बगीचे में इन्होंने कई प्रकार की मटर की किस्में उगाई व विभिन्न किस्मों में पर परागण कराया, मतलब दूसरी प्रजाति की से इससे परागण कराया ताकि चेंजेस आ सके उनमें। इस प्रकार मटर के पौधों पर उन्होंने 1856 से 1864 तक निरंतर प्रयोग किए। ठीक है, और 1886 में इन्होंने अपने प्रयोगों और इनसे निकले निष्कर्षों का विवरण नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी नामक संस्था की पत्रिका में प्रकाशित कराया। मेंडल के कार्यों का महत्व 19वीं शताब्दी के अंत में ज्ञात हुआ, जब हॉलैंड के डेवरीज
जर्मनी के कॉरेंस व ऑस्ट्रेलिया के वान शर्मीक अलग अलग प्रयोग करके मेंडल के परिणामों पर पहुंचे। अब मैं पूरा समझाऊंगी, रुकना जरा है। 1884 में मेंडल की मृत्यु के 16 वर्ष बाद उनके नियम प्रकाश में आए और उनकी सत्यता प्रमाणित हुई। ठीक है। मेंडल के प्रयोगों का महत्व सामने आते ही उन्हें आनुवंशिकता का पिता कहा जाने लगा। मतलब मरने के बाद 16 साल बाद उनको जो आनुवंशिक के पिता की ख्याति मिली है ना। उसके पहले जीते जी उनको कुछ नहीं अचीव हुआ। जब वो दुनिया छोड़ कर चले गए तब लोगों को उनकी कदर हुई और क्या बोलते हैं, उनके प्रयोगों को सत्य माना जो उन्होंने प्रयोग किया था, और उनको फादर ऑफ जो है जेनेटिक्स कहा जाने लगा, आनुवंशिकता के पिता उनको कहा जाने लगा। ठीक है। और इसके अलावा इनने क्या बोला था, इनकी जो पुस्तक है बैटसन ने नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी नामक पत्रिका में प्रकाशित करवाई थी ये बात, कि जो उन्होंने प्रयोग की है 1856 में 1864 तक। ठीक है। तो इतना समझ में आया। ध्यान रखना, अनुवांशिकी के शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? शब्द का प्रयोग बैटसन ने। ठीक है, बैटसन ने। ऐसे याद रख लेना, अनुवांशिक शब्द है ना। अनुवांशिक किस में जाता है? अनुवांशिक शब्द किसके लिए होता है? बच्चों के लिए होता है, माता पिता से बच्चों में, यानी सन बोल रहा है ये सन। ठीक है। और अनुवांशिक में कैसे सन निकला? बैड सन। ठीक है। अनुवांशिक शब्द का प्रयोग है ना। कोई सन था, बैड था, मतलब बुरा था, है ना, उसने कुछ गलत हरकत कर दी तो उसको बोल दिया कि आप जो है, आपका अनुवांशिकता ही आपकी खराब है, आप ऐसे बच्चे हो, आपकी अनुवांशिकता ही खराब है, यानी आपके पिता भी ऐसे होंगे, आपके दादा दादी भी ऐसे ही होंगे, है ना। तो बैड सन ने, जब कोई बैड सन था उसने परेशान किया किसी को तो उन्होंने ऐसा बोल दिया। ठीक है। आगे देखते हैं। अब आते हैं वंशानुक्रम के कुछ अन्य नियम देख लेते हैं अपन वंशानुक्रम के। तो देखो, विषमता का नियम बालक के सभी गुण माता पिता से नहीं आते हैं। ठीक है। विषमता के नियम में बालक के सभी गुण माता पिता से नहीं आते हैं। चयनित गुणों का नियम, माता पिता के सभी गुण बच्चे को प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है। चयनित यानी चयन करके हो जाते हैं, कुछ का चयन हो जाता है, कुछ का नहीं होता है। तो चयन का नियम, माता पिता के सभी गुण बच्चों को प्राप्त नहीं होते हैं। इसके बाद संयोग का नियम, बच्चे का लिंग निर्धारण या माता पिता से मिलने वाले गुणों की मात्रा पहले से निश्चित नहीं होती है, संयोग पर निर्भर करती है। ठीक है। मतलब जैसे कि मैं हूँ या कोई भी लेडी है या कोई भी जो माता पिता हैं, बच्चे उन दोनों से ही मतलब हो रहे हैं, है ना, दोनों के ही गुणसूत्रों से हो रहे हैं बच्चे पैदा, लेकिन ये डिसाइडेड नहीं है कि किसके कितने गुण होंगे। कि बच्चा तुम पर कितना जाएगा, हम पर कितना जाएगा, ये सब ऐसा कोई डिसाइडेड नहीं होता है ना। बच्चे दोनों के कारण हो रहे हैं, एक के शुक्राणु है, एक के अंडाणु है, लेकिन ये कोई नहीं बोल सकता कि कितने गुण उसमें मेरे आएंगे, कितने गुण तुम्हारे आएंगे, है ना। ये संयोग की बात होती है, कोई निश्चित नहीं होता है। ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? संयोग का नियम। आगे देखेंगे बालक पर वंशानुक्रम का प्रभाव। तो बालक पर वंशानुक्रम का क्या प्रभाव होता है? पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने वंशानुक्रम के महत्व के संबंध में अनेक अध्ययन और परीक्षण किए हैं। ठीक है। पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने वंशानुक्रम के महत्व के संबंध में अनेक अध्ययन और परीक्षण किए हैं। इनके आधार पर उन्होंने सिद्ध किया है कि बालक के व्यक्तित्व के प्रत्येक पहलू पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। ठीक है। क्या समझ में आ रहा है? पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने वंशानुक्रम के महत्व के संबंध में अनेक अध्ययन और परीक्षण किए हैं। इनके आधार पर उन्होंने सिद्ध किया है कि बालक के व्यक्तित्व में प्रत्येक पहलू पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। अब व्यक्तित्व में क्या आ जाएगा? बहुत सारी चीज़ें आती हैं व्यक्तित्व में। इंसान की शारीरिक बनावट भी आ जाती है, इंसान का व्यवहार भी आ जाता है, उसके बातचीत करने का तरीका भी आ जाता है, उसके शब्दों का चयन भी आ जाता है। सभी कुछ मिलाकर जो है इंसान का व्यक्तित्व बनता है, और उसके व्यक्तित्व में उसके वंशानुक्रम का महत्व होता है। पर्सनालिटी यानी उसकी जो कद काठी है, ये सारी भी उसके वंशानुक्रम पर निर्भर करती है। उसका व्यवहार, ये उसके वंशानुक्रम पर निर्भर करता है। बात करने का तरीका,
है ना। ये सब चीज़ें वंशानुक्रम पर निर्भर करती हैं। ठीक है, आगे देखेंगे मूल शक्तियों का प्रभाव। थॉर्नडाइक का मत है कि बालक की मूल शक्तियों का प्रधान कारण उसका वंशानुक्रम है। ठीक है, मूल शक्तियों का प्रधान, जो इंसान की मूल शक्तियाँ होती हैं उसमें सबसे ज़्यादा महत्व किसका होता है, उसकी वंशानुक्रम का। ठीक है, अगला है शारीरिक लक्षणों का प्रभाव, शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव, है ना। पियरसन का मत है कि यदि माता पिता की लंबाई कम या अधिक होती है तो उनके बच्चे की लंबाई भी कम या अधिक होती है। ठीक है, अगेन मैं वही बात कहूँगी कि ज़रूरी नहीं है, जैसे मान लीजिए माता जो है वो कम हाइट की है और पिता जो है वो अच्छी खासी लंबाई के हैं। अब पहले से डिसाइडेड नहीं है कि बच्चा माँ जैसा ठिगना होगा या पिता जैसा लंबा होगा। ये संयोग की बात हो जाती है ना कि किस पर बच्चा जा रहा है। भाई दोनों ही मिक्स है, ऐसा तो है नहीं कि बच्चा मिडिल हो जाएगा एकदम, मतलब ना छोटा ना पतला ना लंबा। भाई एक किसी के गुण उसमें अंदर आएंगे, या तो माता के आएंगे या तो पिता के आएंगे, और दोनों के ही नहीं आए तो लो दादा दादी के आ गए, है ना। तो ये चीज़ें क्या हो जाती हैं, पियर्सन का मत है कि यदि माता पिता की लंबाई कम या अधिक है तो बच्चे की लंबाई भी कम या अधिक हो सकती है। अब अगला आता है प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव। तो कैटल का मत है कि व्यावसायिक योग्यता का मुख्य कारण वंशानुक्रम है। कैटल का क्या मत है कि व्यावसायिक योग्यता का मुख्य कारण वंशानुक्रम है। ठीक है, वह यह इस निष्कर्ष पर अमेरिका के 885 वैज्ञानिकों के परिवारों पर का अध्ययन करने के परिणाम स्वरूप पहुंचा। उन्होंने बताया कि इन परिवार में से 2/5 व्यवसाय वर्ग के, 1/2 उत्पादक वर्ग के और केवल 1/4 कृषि वर्ग के थे। मतलब क्या होता है कि इंसान जो है वो फ्यूचर में क्या करेगा ये उसके वंशानुक्रम पर ही निर्भर करता है। देखते ना, अब देखा होगा आप लोगों ने कि कई बच्चे होते हैं वो बड़े जब पैदा होते हैं तो कई क्वालिटीज़ लेके पैदा होते हैं। मैंने ये बातें पहले ही बोली है कि अपन बच्चे को देख के बता सकते हैं कि बच्चा क्या बनेगा इन फ्यूचर, है ना। जैसे कि कई बच्चे होते हैं बिजनेस माइंडेड होते हैं, बचपन से ही कुछ ना कुछ ऐसा लगाते रहते हैं कि अपन ऐसा करेंगे तो वैसा हो जाएगा, मतलब उनमें बिजनेस माइंड है। अब कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें बोलने की कला होती है, जब स्कूल में भाषण प्रतियोगिता वगैरह होती है तो बिल्कुल नेताओं की तरह भाषण देते हैं, क्योंकि उनके वंशानुक्रम में वो चीज़ होती है। कोई ना कोई होगा उनके घर में ऐसा जो ऐसा बोलता था, जिसकी वजह से उनमें ये क्वालिटीज़ आई है, क्योंकि उसको किसी ने सिखाया तो है नहीं ये चीज़ें कि किसी ने बैठ के सिखाओ कि आपको ऐसे बोलना है या ऐसे बिजनेस के लिए माइंड चलाना है या ऐसा करना है। तो ये चीज़ें उनके खून में होती हैं, उनकी वंशानुक्रम में होती हैं, तो वो करते हैं ऐसे रिएक्ट। ठीक है, तो जैसे कोई व्यावसायिक होता है, अगर मान लीजिए जैसे किसी के पिता हैं वो व्यवसायी हैं, तो उनमें वो क्वालिटी पहले से आएगी बिजनेस की कि यार मुझे बिजनेस ही करना है इन फ्यूचर। तो वो क्वालिटी लेके ही पैदा होते हैं, उनके दिमाग में ये चीज़ें होती हैं, तो ये वंशानुक्रम के कारण ही हो पाती हैं। अगला देखेंगे सामाजिक स्थिति पर प्रभाव। सामाजिक स्थिति पर प्रभाव, विनशिप का मत है, विनशिप का मत है कि गुणवान और प्रतिष्ठित माता पिता की संतान प्रतिष्ठा प्राप्त करती है। ठीक है, गुणवान और प्रतिष्ठित माता पिता की संतान जो है प्रतिष्ठा प्राप्त करती है। वह इस निष्कर्ष पर रिचर्ड एडवर्ड के परिवार का अध्ययन करने के बाद पहुंचा। रिचर्ड स्वयं गुणवान और प्रतिष्ठित मनुष्य थे तथा उनमें एलिजाबेथ नामक जिस स्त्री से विवाह किया था वह भी उसी के समान थी। ठीक है, तो क्या हो जाता है जैसे जैसे कोई माता पिता हैं, उनका समाज में अच्छा नाम है, लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, है ना। और वो भी सिंसियर रहते हैं, अपनी मर्यादा का रखते हैं ध्यान, है ना, अपनी इमेज का ध्यान रखते हैं। तो उनकी माँ जो संतानें होती हैं ना वो भी सेम ऐसी होती हैं भाई, क्योंकि बचपन से पहली चीज़ तो उनमें जो क्वालिटीज़ जो होनी चाहिए वो उनके खून में है ही है, और इसके साथ वातावरण और उनको वैसे ही मिल जाता है कि ये मेरे माता पिता ऐसे बिहेव करते हैं पब्लिक प्लेस में, तो मुझे भी ऐसे ही करना है। तो ये चीज़ें क्या हो जाती हैं आपकी, है ना, सामाजिक स्थिति पर प्रभाव डालती हैं वंशानुक्रम। अगला देखेंगे चरित्र का प्रभाव। अब डगलस का मत है कि चरित्रहीन माता पिता की संतान चरित्रहीन होती है। उसने यह बात 1877 में ज्यूकस के वंशजों का अध्ययन करके सिद्ध की।
डगलस ने कहा है कि चरित्रहीन पेरेंट्स अगर होते हैं, या तो माँ या तो पिता या तो दोनों ही, अगर चरित्रहीन है, कैरेक्टरलेस है, तो उनमें ये गुण बच्चों में पैदा होते से आता है ना? देखा होगा छोटे छोटे बच्चे होते हैं, हरकतें देते हैं, है ना? उम्र नहीं होती, लेकिन उनके हरकतों से पता चल जाता है कि इन फ्यूचर कैसा बनने वाला है ना? तो यहाँ पे ये सिद्ध होती है कि अगर कोई पेरेंट्स हैं, अगर उनके उनमें ये गुण थे कि वो चरित्रहीन रहे, है ना? कैरेक्टर के सही नहीं रहे, तो उनके बच्चों में भी ये क्वालिटीज़ आती हैं जन्म के साथ ही। और अगेन वही बात हो जाती है कि वातावरण भी उनको वैसे ही मिल जाता है कि मेरे पापा तो ऐसा करते हैं किसी भी आंटी को देख के, मेरी मम्मी ऐसे करती हैं किसी भी अंकल को देख के। तो ये क्वालिटीज़ उनके अंदर आ जाती हैं, है ना? आनुवांशिक रहता ही रहता है, साथ ही साथ वातावरण भी उनको मिल जाता है, तो बच्चे भी फिर वैसे ही हो जाते हैं। अगला देखेंगे, महानता पर प्रभाव, महानता पे। गाल्टन का मत है कि व्यक्ति की महानता का कारण उसका वंशानुक्रम है। यह वंशानुक्रम का ही परिणाम है कि व्यक्तियों के शारीरिक और मानसिक लक्षणों में भिन्नता दिखाई देती है। ठीक है? व्यक्ति का कद, वर्ण, वजन, स्वास्थ्य, बुद्धि, मानसिक शक्ति आदि उसके वंशानुक्रम पर आधारित होते हैं। गाल्टन ने लिखा है कि महान न्यायाधीशों, राजनीतिज्ञों, सैनिक पदाधिकारियों, साहित्यकारों, वैज्ञानिकों और खिलाड़ियों के जीवन चरित्र का अध्ययन करने से ज्ञात हुआ है कि इनके परिवारों में इन्हीं क्षेत्रों में प्रशंसा प्राप्त अन्य व्यक्ति भी हुए। समझे? जैसे कद-काठी की तो बात छोड़ दो अभी, जैसे बुद्धि की बात होती है, मानसिक शक्ति होती है, तर्क शक्ति होती है, और इसके अलावा जैसे कोई राजनीति में है, तो उसके बच्चे भी राजनीति में ही जाते हैं, है ना? इसके अलावा कोई पदाधिकारी है, जैसे मान लो कोई कलेक्टर ही है, जिलाधीश है ना? और उसके बच्चे में भी वही क्वालिटीज़ आ जाती हैं। और इसके अलावा कोई साहित्यकार है, उसमें साहित्य लिखने की कैपेबिलिटी है, उसकी बुद्धि उस टाइप की है, तो उसके बच्चे भी वैसे ही होते हैं, जो भी आगे जाके वो भी राइटिंग का ही काम करते हैं, है ना? तो खिलाड़ी हैं, क्रिकेटर है कोई, क्रिकेटर का बच्चा अगर क्रिकेटर नहीं बनेगा तो किसी और स्पोर्ट में जाएगा, लेकिन जाएगा वो स्पोर्ट में। ये क्वालिटीज़ हो जाती हैं, है ना? तो ये चीज़ किस में आ जाती हैं, आपकी महानता के प्रभाव पर आ जाती हैं। अगला होता है वृद्धि पर प्रभाव। तो गोडार्ड का मत है कि मंदबुद्धि माता-पिता की संतान मंदबुद्धि और तीव्र बुद्धि माता-पिता की संतान तीव्र बुद्धि वाली होती है। ठीक है? उसने यह बात कालीकॉक नामक एक सैनिक के वंशजों पर अध्ययन करके सिद्ध की। कॉलीकॉक ने पहले एक मंदबुद्धि स्त्री से और कुछ समय बाद एक तीव्र बुद्धि की स्त्री से विवाह किया था। ठीक है? तो ये बुद्धि पर प्रभाव डालती है। पहली स्त्री के 480 वंशजों में से 143 मंदबुद्धि थे। ठीक है? पहली जो स्त्री मंदबुद्धि शादी की थी, उसके 480 वंशजों में से 143 मंदबुद्धि, 46 सामान्य, 36 अवैध संतान, 32 वेश्याएँ, 24 शराबी, 8 वेश्यालय के स्वामी और 3 मृगी रोग वाले और 3 अपराधी थे। पूरे खानदान का चिट्ठा इन्होंने निकाल लिया था, है ना? इसके बाद दूसरी स्थिति के 496 वंशजों में से केवल 3 मंदबुद्धि और चरित्रहीन थे। शेष ने व्यावसायिक, डॉक्टर, शिक्षित, वकील आदि क्रम में समाज में सम्मानित स्थान प्राप्त किया था। आगे फिर क्या है? वंशानुक्रम के समन्वित प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए कॉल सैनिक ने लिखा, जिस सीमा तक व्यक्ति की शारीरिक रचना को उसके पैतृक गुण निश्चित करते हैं, ठीक है, उस सीमा तक उसके मस्तिष्क एवं स्नायु संस्थान की रचना, उसके अन्य लक्षण, उसकी खेल-कूद संबंधी कुशलता और उसकी गुणित संबंधी योग्यता, ये सभी बातें उसके वंशानुक्रम पर निर्भर होती हैं। पर वे बातें उसके वातावरण पर कहीं अधिक निर्भर करती हैं ना, मतलब आपकी जो वंशानुक्रम है वो तो है ही है, वो तो प्रभाव डालेगा ही आपके व्यक्तित्व पर, लेकिन इसके साथ-साथ वंशानुक्रम के साथ-साथ आपका वातावरण भी बहुत मैटर करता है ना? जैसे आप के माता-पिता बहुत सभ्य थे, बहुत संस्कारी थे और बच्चा भी संस्कारी हुआ, लेकिन उसको वातावरण बहुत गंदा-सा दे दिया गया, जहाँ पे मतलब चोरी-चकारी होती है, ऐसी जगह पे उनको डाल दिया बच्चे को, है ना? वहाँ पे उनको रह रहा है, तो वो अपने वंशानुक्रम पर टिका ही नहीं रह पाएगा। वातावरण उसको गलत मिल गया है, तो कहीं न कहीं वो वहाँ डाइवर्ट हो जाएगा।
तो वंशानुक्रम तो इम्पॉर्टेंट है ही है, साथ ही साथ आपका वातावरण भी बहुत मैटर करता है। ठीक है, अगला है, मनोवैज्ञानिक प्रयोगों ने यह सिद्ध कर दिया है कि व्यक्ति के शारीरिक तथा मानसिक विकास पर वंशक्रम का पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। यह प्रभाव जीन के कारण व्यक्ति के शारीरिक लक्षणों पर प्रकट होता है। आंतरिक प्रेरक तत्व उसके स्वभाव को निर्धारित करते हैं। डगलस के अध्ययन ने सिद्ध कर दिया है कि चरित्रहीन माता पिता की संतान चरित्रहीन होती है। स्वस्थ बौद्धिक तथा मानसिक स्थिति भी वंशक्रम की देन है। ठीक है, अब अपन वंशक्रम देखते हैं। तंत्रिका तंत्र की बनावट। तंत्रिका तंत्र में प्राणी की वृद्धि, सीखना, आदतें, विचार और आकांक्षाएं आदि केंद्रित होते रहते हैं। ये प्राणी की, आगे चले चेंज करते हैं। हाँ, यहाँ तक थे अपन, है ना, वंशक्रम देख रहे थे। तंत्रिका तंत्र की बनावट। तंत्रिका तंत्र में प्राणी की वृद्धि, सीखना, आदतें, विचार और आकांक्षाएं आदि केंद्रित रहते हैं। ये प्राणी की क्रियाओं को एकीकरण प्रदान करता है। तंत्रिका तंत्र छात्र में वंशानुक्रम से ही प्राप्त होता है। ठीक है, आपका तंत्रिका तंत्र जो है किससे प्राप्त होता है? आपके वंशानुक्रम से प्राप्त होता है। ओके, आगे है बुद्धि पर प्रभाव। बुद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है वो देख लेते हैं वंशानुक्रम का। मनोवैज्ञानिक ने अपने प्रयोगों से स्पष्ट कर दिया है कि वंशानुक्रम के द्वारा ही छात्र में बुद्धि आती है, अतः बुद्धि को जन्मजात कहा जाता है। स्पीयरमैन ने बुद्धि में विशिष्ट एवं सामान्य तत्वों को वंशानुक्रम की देन माना है। ठीक है, इस पर स्पीयरमैन ने क्या माना है? बुद्धि में विशिष्ट एवं सामान्य तत्वों को वंशानुक्रम की देन माना है। मूल प्रवृत्तियों पर प्रभाव। मूल प्रवृत्ति व्यक्ति के व्यवहार को शक्ति प्रदान करती है। इसको हम देख नहीं सकते बल्कि व्यक्ति के व्यवहार को देखकर पता लगाते हैं। ठीक है, जो मूल प्रवृत्ति है व्यक्ति के व्यवहार को शक्ति प्रदान करती है। ठीक है, मूल प्रवृत्ति को देख नहीं सकते लेकिन व्यवहार को देखकर पता लगा सकते हैं कि कौन सी मूल प्रवृत्ति जागृत होकर व्यवहार का संचालन कर रही है ना। किसी को गुस्सा आ रहा है, गुस्सा दिखता तो नहीं है लेकिन उसके व्यवहार से पता चल जाता है कि इसको गुस्सा आ रहा है ना। अगला है, मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति का पता लगाया था और उनको यह जानने के लिए उन्होंने प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के साथ एक संवेग को भी जोड़ दिया जो मूल प्रवृत्ति का प्रतीक होता है। ठीक है, आगे देखेंगे स्वभाव पर प्रभाव। बच्चे के स्वभाव का प्रथकर्पा माता पिता के स्वभाव से अनुकूल होता है। स्वभाव का क्या बोलना चाह रहा है ये? प्रथकर्पा क्या होता है ये? कहाँ गया? एक सेकंड है। बच्चे के स्वभाव का, आई थिंक ये कुछ और वर्ड है, स्प्रिंट है। प्रथकर्पा क्या होता है? अब जो भी होता है उसको देखेंगे, इसको छोड़ो, अभी बात को समझो। क्या बोला? बच्चे के स्वभाव का कुछ कुछ माता पिता के स्वभाव के अनुकूल होता है ना। मतलब माता पिता के स्वभाव जैसा होता है बच्चे का स्वभाव। इसको छोड़ो अभी पथकर्पा को। ठीक है, यदि बच्चे के माता पिता मीठा बोलते हैं तो उसका स्वभाव भी मीठा बोलने वाला होगा। इसी प्रकार क्रोधी एवं निर्दयी स्वभाव वाले माता पिता के बच्चे भी क्रोधी एवं निर्दयी होते हैं। वर्ष 1940 में शेल्डन महोदय ने मानवीय स्वभाव का अध्ययन किया था। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि शेल्डन ने कौन से स्वभाव का अध्ययन किया था? तो मानवीय स्वभाव का अध्ययन किया था। ठीक है, अगले देखेंगे शारीरिक गठन। बालक का शारीरिक गठन एवं शारीरिक बनावट उसके वंशजों पर निर्भर करती है। कार्ल पियर्सन ने बताया कि माता पिता की लंबाई, रंग एवं स्वास्थ्य आदि का प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। ठीक है, अगला है सामाजिक स्थिति पर प्रभाव। सामाजिक सम्मान या प्रतिष्ठा पाना स्वयं की विशेषता नहीं होती। जो लोग वंश से अच्छा चरित्र, गण या सामाजिक स्थिति संबंधी विशेषताओं को लेकर उत्पन्न होते हैं वे ही सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। अतः विंसिप का मत है कि गुणवान कर लेना इसको, गुणवान माता पिता की संतान ही प्रतिष्ठा प्राप्त करती है।
विंसेप ने पिचर्ड एडवर्ड नामक परिवार का अध्ययन किया था। ठीक है, अगला है वातावरण का अर्थ एवं परिभाषा देखेंगे। एक मिनट रुकना है। हाँ, देखते हैं क्या देख रहे थे हम। वातावरण का अर्थ एवं परिभाषाएं। वातावरण के लिए पर्यावरण शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। परि का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण का अर्थ होता है ढके रहना, ढकने वाला। इस प्रकार पर्यावरण या वातावरण वह वस्तु है जो चारों ओर से ढके या घेरे हुए है। अतः हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के चारों ओर जो कुछ भी है वह उसका वातावरण है। इसमें वे सब तत्व सम्मिलित होते हैं जो व्यक्ति के जीवन और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। आगे है मैकाइवर एवं पेज के मतानुसार। मैकाइवर एवं पेज के मतानुसार स्वयं प्राणी, उसके जीवन का ढांचा, बीते हुए जीवन एवं अतीत के पर्यावरण का फल है। ठीक है, उसके जीवन का ढांचा स्वयं प्राणी है और उसके जीवन का ढांचा बीते हुए जीवन एवं अतीत के पर्यावरण का फल है। पर्यावरण जीवन के प्रारंभ से यहाँ तक कि उत्पादन कोशों में निहित है। चलो फ्रेंड, अभी हम आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। ठीक है, और आगे हम कल करेंगे इसको कंप्लीट, क्योंकि एक बार शुरू कर देंगे ना तो ये थोड़ा सा लंबा चला जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और मुझे ऐसी बातें सुनने में आ रही है कि सीडीपी की क्लास में लोग नींद आने लगती है, बोर होते हैं। तो बोर होने से कोई मतलब नहीं है, डेटा पता चला निकल गया और हम सोते ही रह गए। इसलिए कम पढ़ेंगे, लेकिन इतना पढ़ेंगे कि बोरियत ना हो और आपको दिमाग में अच्छे से फीड हो। आज हमने जितना पढ़ा इतना ठीक है, अच्छा है, पढ़ो, आगे भी पढ़ते चलेंगे, है ना। तो इस तरीके से हमने आज की क्लास यहीं पर रोक दी है, आगे पढ़ेंगे। और एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, जैसा कि आपको पता ही है कि आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहती है। व्हाट्सएप पर भी आप जुड़ सकते हैं, वहाँ भी लिंक रहती है व्हाट्सएप की ग्रुप की। तो इन दोनों ही जगह से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके लिए डेटा वहाँ पे डाला जाता है, स्पेशली व्हाट्सएप पर डाला जाता है डेटा। और आप लोगों के लिए पर डे फ्री कंटेंट में 20 क्वेश्चंस बिल्कुल यूनिक अलग, जो पर टॉपिक वाइज, जैसे कोई आप एक हम लोग एक टॉपिक कोई पकड़ते हैं, जैसे पोषण पकड़ा, पोषण का मान लीजिए हमने प्रोटीन का चैप्टर पकड़ा, तो उस पर से 20 क्वेश्चंस पर डे दिए जाते हैं कि प्रोटीन में किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं और अलग हट के क्वेश्चंस होते हैं मेरे, तो वो आपको दिए जाएंगे पर डे 20। ये फ्री कंटेंट है एकदम। और इसके साथ ही साथ एक पेड आपके लिए रहेगा, पेड कंटेंट भी दिए जाएंगे जिसमें 150 क्वेश्चंस पर डे दिए जाते हैं। एक अलग ग्रुप है उसका जिसमें पेड जो कैंडिडेट्स हैं वो हैं ओनली, उनको 150 क्वेश्चंस पर डे दिए जाते हैं प्रैक्टिस के लिए, एमसीक्यू विद आंसर, जो उनके पास हमेशा स्टोर रहेगा आपके मोबाइल में। जब चाहे आपका, जब भी आपके पास मन हो, आपने व्हाट्सएप खोला, फटाक से उसको याद करा, रिमाइंड करा, आगे बढ़ते गए। और आपके पास लाइफ टाइम भी लाइफ टाइम तो नहीं ज़रूरत है, एग्ज़ाम टाइम तक आपके पास सुरक्षित रहेगा, जिसे आप फटाफट से देख के अपनी तैयारी को बिल्कुल पक्का कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ इसमें सारे सब्जेक्ट कवर किए जा रहे हैं एमसीक्यू के थ्रू। 3 दिन आपका पोषण रहेगा, जिसमें प्रबंधन के क्वेश्चन मिक्स रहेंगे। प्रबंधन और जो प्रबंधन और पोषण मिलाकर 150 क्वेश्चंस 3 दिन तक यही चलेगा। और 3 दिन के बाद आपका सीडीपी और हमारा सेकंड पार्ट, इनके 150 क्वेश्चंस 3 दिन तक रहेंगे। तो 6 दिन आपके ये हो गए। और 7वें दिन यानी संडे के दिन हम लोग मैथ्स और रीजनिंग करते हैं, जिससे कि हमारे हफ्ते भर में सारे जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं वो कवर हो रहे हैं। और बहुत अच्छा कंटेंट है, बहुत मज़ा आएगा आपको पढ़कर। कई क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे जो आपने कभी सुने नहीं हैं, कभी देखे नहीं हैं, और ये वही क्वेश्चन होते हैं जो हमने नहीं पढ़े होते हैं और एग्ज़ाम में ज़रूर पूछते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं। आप चाहें तो वहाँ से भी जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से। और इसकी अमाउंट ओनली 199 रुपीज़ है, जिन्हें आप कहीं पे भी जाके एक मोमोज़ खा के या चाउमीन वगैरह खा के ख़त्म कर देते हो 199 रुपीज़।
जिसका कोई सेंस भी नहीं निकलता। लेकिन यहाँ पे अगर आप 199 स्पेंड करते हो तो आपकी तैयारी में ये कहिए 4 चाँद लग जाते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा कंटेंट है। आप एक बार ज़रूर से इसको ट्राई कीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सैंपल आपको क्वेश्चंस दिए जाएँगे देखने के लिए कि किस टाइप के क्वेश्चन दिए जाते हैं। वहाँ से भी आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं। कल मिलेंगे आपसे फिर से। तब तक के लिए बाय।